बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग वेज BPOA चैनल में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम आतिफ हमीद है। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 में पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, पहले वर्ड लाइबिलिटी को देखते हैं। द स्टेट ऑफ लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी एक ऐसी हालत होती है जिसके अंदर आप कानूनी तौर पर किसी चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हों, किसी चीज़ के जिम्मेदार हों। तो अब लाइबिलिटीज़ जो है बिजनेस के अंदर वो क्या है वो देखते हैं ज़रा। लाइबिलिटीज़ आर ऑब्लिगेशंस एंड डेट्स ऑफ द बिजनेस. Liabilities are also the obligations to be paid by a business in near future. स्टूडेंट्स, कारोबार के अंदर लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है ऑब्लिगेशंस या जिम्मेदारियां या कर्जाजात या वाजिबात जो आपने अदा करने होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो कि आपने अदा करनी होती हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे आपने लौटाने होते हैं। समटाइम्स आपने कुछ ऐसे खर्चे करने होते हैं जो कि आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा होते हैं, वो भी जिम्मेदारी के तौर पे आ रहे होते हैं। ये जो दो डेफिनेशंस मैंने छोटी छोटी आपके सामने लिखी हैं लाइबिलिटीज़ की, ये तकरीबन एक ही जैसी हैं। तो पहली डेफिनेशन में भी वही बात की गई है कि ये जिम्मेदारियां होती हैं कारोबार की या कर्जाजात होते हैं कारोबार के ऊपर जो कि कारोबार के ज़िम्मे वाजिबुल अदा होते हैं। ठीक है जी, या ये वो जिम्मेदारियां होती हैं जो कि कारोबार ने नियर फ्यूचर में अदा करनी होती हैं, यानी मुस्तकबिल करीब में अदा करनी होती हैं। इसमें याद रखें कि लाइबिलिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरीज की होंगी। जिस तरह के हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा, इसी तरह लाइबिलिटीज़ भी जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज की। आइए वो देखते हैं ज़रा। लाइबिलिटीज़ तीन टाइप्स की होती हैं जनाब: करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ और लास्ट में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज़। आइए इनको बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। पहले करंट लाइबिलिटीज़ को देखते हैं जी। करंट लाइबिलिटीज़ आर द अमाउंट्स to be paid by the business within 1 year, such as accounts payable and expenses payable. स्टूडेंट्स, करंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक साल के अंदर अंदर आपको पे करनी पड़ती हैं। यानी ये वो जिम्मेदारियां हैं जो कि आपके बिजनेस ने एक साल के अंदर पे करनी है, अदा करनी है। ठीक है जी, इसकी एग्जांपल में देखें। अकाउंट्स पेएबल है सबसे पहले, कि अकाउंट्स पेएबल वो लोग होते हैं कि जो कि आप जिनसे उधार पर माल ख़रीद लेते हैं और उनको आपने अदायगी करनी होती है, रकम अदा करनी होती है। तो एक साल के अंदर अंदर आपने उनको पेमेंट करनी है, तो इसका मतलब है कि वो अकाउंट्स पेएबल कहलाएंगे, क्योंकि आपने उनसे माल ख़रीदा। तो इसलिए अब आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप उनके माल जो आपने ख़रीदा है, जो उनसे ख़रीद के रखा हुआ है अपने पास, उसकी रकम, जो उसकी कीमत जो है वो उसको अदा करें एक साल के अंदर अंदर। जब आप एक साल के अंदर अंदर उसको अदा करेंगे तो ये करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। ठीक है जी, यानी कि ये आपके ज़िम्मे है कि आपने उसको एक साल से पहले अदा करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक्सपेंसेस पेएबल होते हैं। सम टाइम आप ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसे अखराजात होते हैं जो कि एक साल के अंदर आपने अदा करने हैं। यानी कि वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ने पिछले 2 महीने की सैलरीज जो हैं अभी तक नहीं दी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको, या किसी एक एम्प्लॉय को आपने अभी तक 2 महीने की सैलरी नहीं दी, तो इसका मतलब है कि वो आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है पेएबल सैलरी के नाम से। तो पेएबल सैलरी बतौर पेएबल एक्सपेंस जो होगा या एक्सपेंस पेएबल होगा, वो आपकी करंट लाइबिलिटी में शुमार होगा। यानी इन शॉर्ट कि ये ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जो कि आपने इन शॉर्ट पीरियड में या एक साल के अंदर अंदर अदा करनी होती हैं। इसको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं।
नेक्स्ट है जी नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसको पढ़ लेते हैं जरा। These are the amounts to be paid by business after more than 1 year, such as long-term loans and debentures, etc. नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो होती हैं ये करंट लाइबिलिटीज़ का बिल्कुल उलट होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर करंट लाइबिलिटी जो है वो साल के अंदर अंदर आपने पे करनी है तो फिर लॉन्ग टर्म जो है वो साल के बाद पे करनी होती है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद आपने पे करनी होती है, यानी इनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल के तौर पे आ जाती हैं वो है जी लॉन्ग टर्म लोन। सबसे पहले देखते हैं ये कौन से होते हैं जी। ऐसे लोन जो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए आपने लिए हुए होते हैं, ठीक है जी, और इनको अदा करना है आपने, लेकिन 1 साल के बाद अदा करना है या 1-2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, ठीक है, ये डिपेंड करता है लोन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके अलावा जो है आपके डिबेंचर्स होते हैं, ये भी आपकी लाइबिलिटी में शुमार होते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। ये डिबेंचर्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं, जैसे आपने पिछले लेक्चर में जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में सीखा था। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर आप चला रहे हैं कोई, तो उसमें आप अगर आपको पैसे चाहिए, आपने अगर अपने फंड्स वगैरह रेज करने हैं अपनी कंपनी के, तो एक तरीक़ाकार ये होता है कि आप लोगों को डिबेंचर इशू करें। ये डिबेंचर इशू करने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ऑफ़र करते हैं कि अभी हमारे पास इतने लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करें, मिसाल के तौर पे आप 10 लाख रुपए की आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो हम आपको उसके अगेंस्ट डिबेंचर इशू कर देंगे। तो ये डिबेंचर बेसिकली कंपनी की तरफ से एक मुआहदा होता है कि जो कंपनी उस डिबेंचर होल्डर के साथ करती है जिसके पास वो डिबेंचर होते हैं, उस डिबेंचर होल्डर के साथ वो मुआहदा करती है कंपनी कि कंपनी जो है वो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद ये डिबेंचर की रकम उस डिबेंचर होल्डर को वापस कर देगी, लेकिन उस 10 साल के कर्ज के इवज़ जो है वो हर 6 माह के बाद या साल के बाद कंपनी जो है वो डिबेंचर होल्डर को वो सूद देगी, इंटरेस्ट पे करेगी। तो ये बेसिकली जो आप बतौर कंपनी अगर आपने जो डिबेंचर की अमाउंट जो है वो ली हुई है बतौर कर्ज, तो ये आपकी लाइबिलिटी कहलाती है और ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शुमार होती है। मोस्टली ये कंपनीज जो हैं वो मोर देन 1 ईयर जो है वो डिबेंचर इशू करती हैं, यानी मोर देन 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में शुमार करते हैं। तो ये बिल्कुल उलट होती हैं जी इनका जो आपकी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है जी हमारी कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी। इसको स्टडी करते हैं कि ये क्या है। These are the amounts to be paid by the business in future to bear the potential risk such as pending suits against the business and product warranties, etc. डियर स्टूडेंट्स, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि आप अगर आप कारोबार चला रहे हैं तो अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी ज़िम्मेदारी जो कि आप मुस्तकबिल में अदा करेंगे या मुस्तकबिल में आपको अदा करनी पड़ सकती है, हो सकता है कि वो लाइबिलिटी हमें अदा करनी पड़े, तो ऐसी लाइबिलिटीज़ को हम कहते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। यानी ये ऐसी लाइबिलिटीज़ होती हैं कि जो कि आप फ्यूचर में इनको पे करेंगे अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिसको अदा करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ सकती है, तो ऐसी सूरत में आपको जो रकम अदा करनी पड़ेगी उसको आप आज की तारीख में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी के तौर पर दर्ज करेंगे, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि कोई भी ऐसे पेंडिंग केसेस या पेंडिंग सूट्स होते हैं, केसेस वगैरह जो आपको कोर्ट्स में जो है भुगतने पड़ते हैं बिजनेस के हवाले से। मिसाल के तौर पे आपके किसी शख्स ने, किसी कंपनी ने आपके कारोबार पर कोई केस किया हुआ है, उसका फैसला अभी नहीं आया, पेंडिंग है, तो ऐसी सूरत में हो सकता है कि फ्यूचर में वो उस केस का फैसला आपके ख़िलाफ़ आ जाए। तो इस सूरत में
आपको कुछ रकम हर्जाने के तौर पे अदा करनी पड़ जाए, तो वो हर्जाने की रकम या वो मुमकिना रकम जो फ्यूचर में आपने अदा करनी होगी, उसको आप कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कहेंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट वारंटीज़ की एग्जांपल दी गई है। ये प्रोडक्ट वारंटीज़ का मतलब यहाँ पर यह है कि मिसाल के तौर पे आप कोई प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, कोई ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन आपकी, वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और साथ ही साथ उसकी वारंटी क्लेम भी देते हैं। तो फ्यूचर में हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट की वारंटी क्लेम होने के लिए आ जाए, तो ऐसी सूरत में वो खर्चा जो कि आप वारंटी क्लेम की सूरत में अपने बिजनेस के ज़रिए से अदा करेंगे, उस खर्चे को आप बतौर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी पहले से ही अपने पास अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दर्ज कर लेते हैं। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग में थर्ड पिलर है मेन, ये है जी एक्सपेंसेस का, और इसको पहले ज़रा डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। Whatever you pay to earn money in the business is known as an expense, such as goods purchased, salaries paid, and other official expenses paid, etc. स्टूडेंट्स, अगर आपने कारोबार चलाना है तो कारोबार चलाने के लिए आपको अखराजात तो करने ही पड़ते हैं, क्योंकि अखराजात किए बगैर आप कोई भी आमदनी कमा नहीं सकते, उसको हासिल नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे डेफिनेशन में ये कहा गया है कि वट एवर यू पे टू अर्न मनी, यानी कि जो कुछ भी आप खर्च कर देते हैं पैसा कमाने के लिए बिजनेस के अंदर, वो आप उसको कहते हैं खर्चा। मिसाल के तौर पे अगर आप गुड्स वगैरह परचेज करते हैं, गुड्स जो होती हैं बेसिकली ये वो अशिया होती हैं जो कि आप कारोबार में दोबारा फ़रोख्त करने की गर्ज से ख़रीद के लाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बुक शॉप है, तो आप अगर बुक शॉप के मालिक हैं तो आपकी बुक शॉप के अंदर अगर आप बुक्स वगैरह ख़रीद के लाते हैं, तो ये बुक्स जो हैं ये आपके कारोबार के लिए गुड्स कहलाएंगी। ठीक है जी। तो इन गुड्स को ख़रीदने का ख़र्चा आपको उठाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो बुक शॉप है, उसके अंदर आप लाइटिंग वगैरह करते हैं और हीटिंग वगैरह करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसका भी ख़र्चा होगा। आपने अगर उधर कोई अपना कोई मैनेजर वगैरह रखा हुआ है या कुछ और अमला रखा हुआ है सैलरी पर, तो उनको जब आप सैलरी पे करते हैं तो भी आपका ये भी ख़र्चा कहलाता है, कारोबार में एक्सपेंस की हैसियत रखता है। ठीक है जी। और बहुत सारी तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि कारोबार को चलाने के लिए अखराजात करने ही पड़ते हैं, इनके बगैर आप कारोबार नहीं कर सकते। तो इसमें एक सेइंग है बहुत ज़बरदस्त कि देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ मनी टू अर्न मनी, यानी पैसा कमाने के लिए पैसे की कोई लागत आपको अदा करनी ही पड़ती है। तो ये यहाँ पर अब मैं इसके मुतालिक यही बताऊंगा कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं बेसिकली ये मेनली दो कैटेगरीज के होते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कौन कौन सी। जब आप बिजनेस चला रहे होंगे तो बिजनेस चलाते वक्त अगर आप एक्सपेंसेस करेंगे तो एक्सपेंसेस को दो मेन कैटेगरीज में आप डिवाइड कर लें। पहली कैटेगरी है जी कैपिटल एक्सपेंसेस और दूसरी है जी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, पहली कैटेगरी है जी एक्सपेंसेस की कैपिटल एक्सपेंसेस। इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। द एक्सपेंसेस विच आर मेनली इनकर्ड टू परचेज एंड improve fixed assets in the business are known as capital expenses, such as purchase of machinery, plant, equipment and property, etc. स्टूडेंट्स, जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आपको प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट वगैरह बाज़-औक़ात जब आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जितने भी आप अखराजात करेंगे उसको ख़रीदने पर, उसको इंस्टॉल करने पर और फिर उसको जो है उसकी इम्प्रूवमेंट पर,
तो ये जो है बेसिकली इस तरह के जितने भी अखराजात होते हैं उनको आप कैपिटल एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई है। एक्सपेंसेस की सेकंड कैटेगरी है जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको ज़रा देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दीज एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू रन द रूटीन ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ये एक्सपेंसेस रोज़ाना की बुनियाद पे आप बाज़ात बिज़नेस में कर रहे होते हैं और रूटीन के ऑपरेशंस को चलाने के लिए आपको ये वाले एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई मार्केटिंग एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है जी, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, या आप जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस करते हैं, कोई पैकिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई डिलीवरी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है जी, या इसके अलावा आप कोई एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है, कोई प्रिंटिंग वगैरह, कोई स्टेशनरी वगैरह के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, या आप कोई मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस करते हैं, मिसाल के तौर पे कोई सैलरीज वगैरह देते हैं, कोई इंसेंटिव्स वगैरह जो है वो पे करते हैं, कोई कमीशन वगैरह पे करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम वो अखराजात हैं जो कि नॉर्मली आपके जो रूटीन की बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनमें ये आपको करने पड़ते हैं। उम्मीद है आपको दोनों तरह की कैटेगरीज आराम से अब समझ आ गई होंगी। जी तो स्टूडेंट्स, आपने आज लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस के बारे में सीखा। आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग को मुकम्मल करेंगे और इंशाअल्लाह आने वाले और मज़ीद लेक्चर्स में हम मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर बात करते चले जाएंगे और यूं ही अकाउंटिंग को सीखते चले जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।